हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ होलसम आइडिया, बेसिक आइडिया देने वाला हूं। क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इंडॉल कर लेते हैं, पढ़ना भी चालू कर देते हैं, हमारा स्पेशलाइजेशन भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाता है। लेकिन व्हाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही क्यों? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ना चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर में स्कोप क्या है? आप अपने आप को उस स्कोप के लिए कैसे तैयार कर सकते हो? तो एक बहुत ही बेसिक आइडिया के साथ एक हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एनालिसिस करेंगे और कैसे एज ए फ्रेशर भी स्टूडेंट, जैसे जो लोग मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में आके स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करें पढ़ना, क्या है सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये सब जानने के बाद आपको एक प्राउड फीलिंग आना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम लोग जो ब्रांच पढ़ रहे हैं, हम लोग जो जिस ब्रांच से डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप है, कैसे पढ़ें अपने सेमेस्टर के दौरान। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो दिस वीडियो इज वेरी मच स्पेशलाइज्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को कोर ब्रांच कहा जाता है या कहा गया, एवरग्रीन ब्रांच कहा गया। क्यों? पहली बात, कुछ बेसिक वजह है। अगर हिस्ट्री देखिए तो इतिहास में जो सबसे पहला इंजन बना, और आपको पता है कि आदमी, ह्यूमन बीइंग का जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, आदमी सबसे पहले जानवर के रूप में था, जानवर जैसा बिहेवियर था, धीरे धीरे उसका ग्रोथ हुआ, उसका कल्चर इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहला जो इंजन बना, जिसको इंजन का इस्तेमाल किया गया एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए, जाने के लिए, सामान ढोने के लिए, आप लोग भी सुने होंगे भाप का इंजन, वाष्प का इंजन, वाट इंजन, स्टीम इंजन। जिसने इसको आविष्कार किया वो हमारा जेम्स वाट मैकेनिकल इंजीनियर ही थे। तो मैं आपको जस्ट ये बेसिक रिलेट करना चाह रहा हूं कि जब से दुनिया का और साइंस का स्पेशली इवोल्यूशन हुआ, तब से एज ए मैकेनिकल काम का, मैकेनिकल इंजन का, मैकेनिकल चीजों का जरूरत पड़ा। और मैकेनिकल मतलब सिंपल समझना है, जहां भी मोशन की बात हो जाए, जहां भी एनर्जी ट्रांजैक्शन की बात हो जाए, ठीक है, जहां भी कुछ बनाने की बात हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने की, वहां मैकेनिकल की बात आएगी। मतलब सिंपल भाषा में समझिए, सुई बनाने से लेके और जो चंद्रयान 3 इंडिया ने, इसरो ने चंद्रमा पे भेजा, वहां तक मैकेनिकल इंजीनियर का जरूरत है। तो व्हाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज कॉल्ड ए कोर इंजीनियरिंग और कोर ब्रांच पेपर? बिकॉज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर के बिना इम्पॉसिबल है। और जब से साइंस का विकास हुआ, साइंस का एप्लीकेशन हुआ, शुरुआत ही करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर था, दैट इज जेम्स वाट। आप एरोप्लेन का नाम सुने होंगे। एरोप्लेन किसने बनाया? तो व्हाइट ब्रदर्स ने बनाया। वो भी एक एरोनेटिकल इंजीनियर ही थे, और एरोनेटिकल इंजीनियर वेरी इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल इंजीनियर माना जाता है। मतलब लगभग सेम ब्रांच है, एरोनेटिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है, एक आईटी ब्रांच है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर और एरोनेटिकल इंजीनियर लगभग इक्विवेलेंट। कहने का मतलब कि सुई, वाष्प इंजन, भाप इंजन बनाने से लेके हवाई जहाज जिसने बनाया, पहला सक्सेसफुल उड़ाया,
दैट ऑल आर मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर। कहने का मतलब कि जब से हम लोगों ने साइंस में बिग लीप लिया, बड़ा कदम उठाया, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रोल था और आज भी है और आने वाला समय भी रहेगा ही रहेगा। और यही वजह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम लोग एवरग्रीन ब्रांच, कोर ब्रांच बोलते हैं। अगर मैं आपको नौकरी पे आ जाऊं, जो बेस्ट, इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन और बेस्ट नौकरी प्रोवाइड करने वाला और हाई प्रोफाइल जॉब देने वाला संस्था है, दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आप जॉब पाते हो, नौकरी पाते हो। मात्र यूपीएससी में 3 ही ऐसा इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसके थ्रू आप यूपीएससी को एग्जाम दे सकते हो, इन 3 इंजीनियरिंग ब्रांच का मेन पेपर लेके। और उन 3 इंजीनियरिंग ब्रांच में एक हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। अदर 2 इंजीनियरिंग ब्रांच कौन है? इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। और ये तीनों ब्रांच को ही कोर ब्रांच, एवरग्रीन ब्रांच माना जाता है। माना नहीं जाता है, क्योंकि साइंस के शुरुआती इवोल्यूशन से लेके जब तक ये दुनिया और ये साइंस रहेगा, तब तक ये तीनों ब्रांच के बगैर आप साइंस कम्युनिटी का, साइंस इवोल्यूशन का, साइंस के उत्थान का सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम लोग डिवाइड करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम लोग डिवाइड करें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, बेसिकली 3 पार्ट्स में। और आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, वो आप डिसाइड, आपका सिलेबस, आपका कॉलेज डिसाइड करेगा। लेकिन अगर ब्रॉडली रूप से हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्लासिफाई करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्लासिफाई करें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन से पार्ट में? 3 पार्ट में। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं थर्मल, दूसरे को बोलते हैं हम लोग डिजाइन, तीसरे को बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या? प्रोडक्शन। तो अगर आपको ये लेक्चर ही है, वीडियो ही मैं आपको लिए लेके आया हूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ओवरव्यू, ये कोई सेमेस्टर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, ये आपको वीडियो पूरा ओवरऑल आइडिया देगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ें, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर में स्कोप क्या है, हमारे कैरियर, हमारी नौकरी, हमारे इनोवेशंस, हमारा स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं, कोई अपना आप आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें पहला चीज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 सेक्शन डिवीजन है, थर्मल, डिजाइन और प्रोडक्शन। थर्मल का आप एक वर्ड में मीनिंग जानिए। थर्मल का मीनिंग होता है हीट एनर्जी। आप नाम सुने होंगे, ठीक है, और जो भी आपको गर्म और ठंडा महसूस होता है, वहां हीट का ही रोल रहता है कि कोई जहां पे ज्यादा हीट है, गर्म आपको महसूस होता है, हाई टेम्परेचर वहां पे है, जहां पे कम हीट है वहां पे आपको ठंडा महसूस होता है, मतलब लो टेम्परेचर है। डिजाइन का मतलब आप समझिए, जो आप डिजाइन ड्राइंग, कोई चीज जैसे इस पेन का डिजाइन करना है कि इतना साइज का होगा, इतना डायमीटर होगा, इस यहां पे पतला होगा, यहां पे मोटा होगा, इसका स्ट्रेंथ, ताकत इतना होगा सहने का, दैट ऑल कम्स अंडर डिजाइनिंग। प्रोडक्शन का मतलब कि आपने पेन का तो डिजाइन कर दिया कॉपी पेन पे कि ऐसा बनेगा, इस शेप का होगा, लेकिन एक्चुअली में जहां पे बनाते हैं इसको, जिस मशीन से मटेरियल का यूज करके, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। कि एक डिजाइन किए हम लोग यहां पे, और फिर इसको मशीन, मटेरियल, अदर लेबर यूज करके हम लोग इस पेन को बनाए,
तो पेन को बनाए मशीन एंड मैन का यूज करके, मटेरियल मशीन मैन मटेरियल का यूज करके हम लोगों ने इस पेन को बनाया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन। अगर मैं आपको पेपर का बात करूं, मतलब सब्जेक्ट का बात करूं, ठीक है, सब्जेक्ट का बात करूं कि इस थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, जो आप कोई भी सब ब्रांच में हो, कोई भी ब्रांच पेपर में हो, फर्स्ट थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, सेवेंथ में हो, एट्थ में हो, तो इस थर्मल के अंदर आपको देखिए कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। एक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, क्या पढ़ने हैं? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा पेपर देखिएगा हीट ट्रांसफर, क्या पढ़ने हैं? ये आपका कोर ब्रांच पेपर हो गया जो इस थर्मल के अंदर आता है, हीट ट्रांसफर। तीसरा आईसी इंजन, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब जो भी आप डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, मतलब डीजल से चलने वाली गाड़ियां हो, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हो, इवन गैस से चलने वाली सीएनजी गाड़ियां हो, एलपीजी गाड़ियां हो, ये सब इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर आता है, जिसको हमको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। चौथा आरएसी एक सब्जेक्ट आपको है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक सब्जेक्ट है जो आपको इस थर्मल के अंदर ही आएगा। ये जितना सब्जेक्ट का मैं यहां लिख रहा हूं, सभी में कहीं ना कहीं क्या ओवरऑल एक बिंदु कॉमन रहेगा, एक चीज कॉमन रहेगा, हीट, हीट का, हीट एनर्जी का लेना या देना। इस सभी सब्जेक्ट में हीट के बारे में, इसीलिए इसको थर्मल के अंदर रखा गया है। एक और सब्जेक्ट है इसके अंदर, क्या? पावर प्लांट, क्या? पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये जो 5 सब्जेक्ट हो गए आपको किसी भी सेमेस्टर में अलग अलग नाम के थ्रू, अलग अलग पार्ट करके, लेकिन यही 5 चीज आपको थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये थर्मल के अंदर आपको इतने सब्जेक्ट का आइडिया, और ये आपका कोर सब्जेक्ट ब्रांच पेपर जो बोलिए। अब अगर मैं बात करूं डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे डिजाइन के अंदर, ठीक है। तो डिजाइन के अंदर आपको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक सब्जेक्ट आपको और पढ़ना है थर्ड में या फोर्थ में, क्या बोलते हैं उसको? सॉम या मॉस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसी डिजाइन के अंदर एक सब्जेक्ट आता है आपका का फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या आता है? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसी डिजाइन के अंदर एक आपका सब्जेक्ट आता है क्या? थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन एंड मैकेनिज्म। और इसी के अंदर एक सब्जेक्ट आता है क्या? मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन, मशीन एलिमेंट डिजाइन एक्चुअली। तो ये सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं अलग अलग नाम, अलग अलग सेक्शन डिवाइड करके डिजाइन के अंदर 5 सब्जेक्ट, आपको 6 सब्जेक्ट, कितना? 2 और 3 5 इसके अंदर। अगर मैं प्रोडक्शन के अंदर बात करूं तो प्रोडक्शन के अंदर आपको 2-3 सब्जेक्ट आएंगे। एक आप लोग पढ़िएगा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इसी प्रोडक्शन के अंदर आता है आपको मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस। इसी प्रोडक्शन के अंदर आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च,
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ओआर, ऑपरेशन रिसर्च। तो दोस्त, आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करो, इंजीनियरिंग से बीटेक करो, इंजीनियरिंग से एमटेक करो, खैर एमटेक में तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, पीएचडी करो, उसमें और स्पेशलाइजेशन, लेकिन इन्हीं कोर सब्जेक्ट के थ्रू आपको गुजरना होगा। सबसे पहला कि ये जितना मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा, दीज आर मतलब वेरी मच, शुरू से जब तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बना तब से ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, तब से थे, आज भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन आपको पता है कि हर एक चीज में, हर एक समय में, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक ब्रांच में समय के साथ उसमें भी बदलाव आया। जैसे जैसे नेचर में, प्रकृति में हमारे अपनी आवश्यकताओं के लिए जरूरत पड़ा, वैसे ही हर एक इंजीनियरिंग कोई भी सेक्टर हो उसमें बदलाव आया, चेंजेज आया। तो इतना तो आपको बेसिक शुरू से था ही, इतना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चीजों को पढ़ना। लेकिन अब पिछले 5-10 सालों में जो चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ऐड हुई हैं आपको पढ़ने के लिए, चाहे आपको इलेक्टिव्स के रूप में कह के पढ़ाया जाए या मेन पेपर कह के पढ़ाया जाए या उसके लिए अलग एक ब्रांच ही खोल दिया जाए, लेकिन वो भी सारी चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही अंदर आती हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ न्यू सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि जो रिसेंट मतलब 5-10 सालों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जोड़ा गया है पढ़ने के लिए, बिकॉज समय के साथ आदमी को नेचर के साथ एडॉप्ट करने के लिए जिन जिन चीजों का जरूरत पड़ा उसका लिए हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट भी, जैसे आप सुनते होंगे कि एक सब्जेक्ट हमारा क्या आया है, रोबोटिक्स, एक अलग इंजीनियरिंग ही हो गया है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करके, जबकि वो मैकेनिकल का ही एक पार्ट है। जैसे कंप्यूटर साइंस में एक अलग इंजीनियरिंग आ गया है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के अंदर ही एक अलग इंजीनियरिंग आ गया, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के ही अंदर ही एक अलग इंजीनियरिंग ब्रांच खुल गया है, दैट इज बिग डेटा इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। वैसे ही समय के साथ हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी नई नई चीजें, नई नई सब्जेक्ट जुड़े हैं, जैसे रोबोटिक्स, और ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको जो रोबोटिक्स, अगर मैं आपको बात बताऊं इसी से रिलेटेड, दैट इज मेकाट्रॉनिक्स, नैनो मटेरियल्स, आगे जाके देखिएगा आपको पढ़ना है आईओटी, इलेक्टिव्स के रूप में होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको पढ़ना होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन, मैंने आपको बोला शुरू में ही कि जहां भी मोशन की बात आ जाए, मोशन, गति, वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया। तो ड्रोन देख रहे हैं आज के रिसेंट में कितना बड़ा टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट है। ड्रोन से खेती से लेके ड्रोन से युद्ध तक किया जा रहा है। खेत में खादर देने से लेके, बीज छींटने से लेके, और बॉर्डर पे युद्ध से लेके और बॉर्डर पे सुरक्षा तक सब कुछ ड्रोन। तो ये समझ लीजिए फ्यूचरिस्टिक, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर हमको इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि फ्यूचर का एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हमारे मैकेनिकल के इंजीनियरिंग के अंदर ही रिसेंट डेवलपमेंट है। आप देख रहे होंगे कि कैसे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां रिप्लेस की जा रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसमें आ गए, लेकिन वहां अगर मोशन है, गाड़ी है तो मोशन है, इंजन है, उसके पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स है, व्हील है, चेचिस है, बॉडी है।
वो सारा किसका डिपार्टमेंट है, किसके अंडर है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी, आपको पता होगा। और पता क्या होगा, आप हम झेल रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। और इस गर्मी में हम लोग खासकर महसूस किए हैं। इसके पीछे का जो मेन वजह बताया जाता है कि जितने हम लोग डीजल, पेट्रोल और कोयले से जो एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, जो उससे धुआं निकलता है, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, माने गर्म करने का, टेम्परेचर बढ़ाने का हमारे इन्वायरमेंट का। इसीलिए पूरा दुनिया अब शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे। मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मल इंजीनियरिंग 1 में, स्पेशली थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियर वालों को, कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन कौन एनर्जी आप लोग देख रहे होंगे कि सन के सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं। हवा से, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोमास, कचरा, कूड़ा, करकट से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी हमारे अंदर ही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही नई चीजें, नया टेक्नोलॉजी, नई पेपर ऐड हुआ है। तो ये जितना रिन्यूएबल सोर्स का एनर्जी है, लाइक सोलर एनर्जी या सोलर टेक्नोलॉजी, जो भी बोलिए, मतलब पूरा रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेस है, मतलब कोयले, डीजल, मैं बताऊंगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब होता है स्पेसिफिक। ये सारे हमारे नए सब्जेक्ट में जुड़े हैं। क्या क्या इसके अंदर आ जाएंगे? विंड, सोलर भी आ जाएगा, बायोमास मतलब कुछ कूड़ा कचरा से, पुआल से आप लोग देख रहे होंगे, ये सबसे हम लोग एनर्जी, गैस पैदा कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। फ्यूएल सेल, पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सब हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही नई नई चीजें ऐड हुई है, जिसको हमको बहुत ही पैशन के साथ और प्रोसेस के साथ इस पे ध्यान देना चाहिए। यही फ्यूचरिस्टिक है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर पेपर आगे जाके बनने वाली है। आप इतना जान लीजिए, अभी ये सब हो सकता है आपको इलेक्टिव्स के रूप में पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन आने वाला समय में इस मेन कोर पेपर के साथ साथ ये भी सारी एज ए सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐड होंगी, या इन्हीं में से स्पेशलाइज इंजीनियरिंग चालू होगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक अलग ब्रांच अभी चालू हुई हो गया है। इवन मैं कहूंगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ही इसी के अंदर था, लेकिन उसको अलग कर दिया गया। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल बहुत हद तक सिमिलर है, मिलता है। तो ये रहा, मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या क्या पेपर है, मतलब पेपर मतलब कौन कौन सब्जेक्ट, कौन कौन एरिया में हमको पढ़ना है, और क्या फ्यूचर है, क्या अभी वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या हमारे फ्यूचर सब्जेक्ट हैं, फ्यूचर टॉपिक है, जो सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी जो आपका कंपटीशन एग्जाम है, नौकरी जिससे लेगो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे डीआरडीओ में जेई हो, या सीनियर इंजीनियर हो, या इसरो में इंजीनियर हो, मेन 90% आपका क्वेश्चन ब्रांच इंजीनियरिंग पेपर का इसी कोर सब्जेक्ट से आएंगे, जो मैंने यहां पे 12-13 सब्जेक्ट आपको लिखा है। ठीक है, तो अभी भी आपके एग्जाम का, आपके कैरियर का, आपके पढ़ाई का अभी भी एक कोर बना है, और ये चीजें, ये सब्जेक्ट अभी धीरे धीरे आपके सिलेबस में एज ए इलेक्टिव्स करके ऐड किया जा रहा है। लेकिन आने वाला फ्यूचर में विश्वास करिएगा कि ये भी सब हमारे कोर सब्जेक्ट, मेन ब्रांच इंजीनियरिंग पेपर बढ़ने वाले हैं। तो अभी भी आपको इस कोर सब्जेक्ट में ही ध्यान देने हैं। आपका मेजर सब्जेक्ट सिलेबस यही पेपर है सब, जो मैं यहां पे 13 सब्जेक्ट लिखा हूं। ये रहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एरिया, सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन एरिया आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर और क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है। अब एक बात आती है, कैसे पढ़ें सर, कैसे पढ़ें? तो आप अगर स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा या बीटेक का,
तो आप कहीं से भी सर कोचिंग में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी हेडिंग आपका रहेगा कि हाउ टू स्टडी या हाउ टू डील विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाउ टू डील विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डील विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपने कवर में अंडर कवर करें और इसको अपने कंट्रोल में करें, कैसे पढ़ें कि हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे एक अच्छा खासा कमांड हो जाए, स्पेशली जो हम लोग जॉब नौकरी चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो सबसे पहला काम, जहां भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, हर एक कोर सब्जेक्ट का हर एक, और आपको तो पता नहीं होगा जिस सर से आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सर से पहला चीज ये पूछो कि सर जो आप इस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका एक अच्छा रेफरेंस बुक बताइए, टेक्स्ट बुक, वो हमेशा अपने पास रखो। और जो जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी सर, मैं हूं या कोई भी सर हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो या पढ़ते हो, कोई भी आपको वो कंप्लीट आइडिया नहीं दे सकता जितना किताब, एक बुक आपको आइडिया देता है और उससे आपका अपना कॉन्सेप्ट तैयार होता है। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा तो 2-3 बुक से ही पढ़ के मैंने अपना बनाया है, कॉन्सेप्ट बनाया है और वो आपके साथ डील करूंगा। लेकिन जब आप खुद से बुक पढ़ोगे तो वो एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपने अंदर अंडर कवर करने के लिए हर एक सब्जेक्ट का केप्ट, हर एक सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक, केप्ट ए रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक, जो भी आप बोलते हैं, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, ऑफ ईच सब्जेक्ट, कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आप क्या करें, एक उस रेफरेंस बुक रखें। प्लस जहां भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो सर आपको थ्योरी न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ बुक भी आप एक नजर, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा कंप्लीट बुक आप पढ़ जाइए रट गए, नहीं नहीं, टॉपिक वाइज पढ़िए, जो टॉपिक आपका करंट सिलेबस में है। कभी भी कोई कंप्लीट बुक नहीं पढ़ता है, कंप्लीट पूरा न्यूमेरिकल बुक का नहीं लगा जाता। आप अपना थ्योरी और न्यूमेरिकल कमांड के लिए बेसिक थ्योरी बुक से जरूर पढ़िए, सर से भी पढ़िए और उसका बेसिक क्वेश्चन भी लगाइए। प्लस आप एक कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जरूर रखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे बेसिस पे आप नौकरी लेना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर का, तो दूसरा सबसे पहले काम करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक रखिए। कोई भी एक, जैसे आरएस खुरमी सर का आता है, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सबसे बेसिक। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाइए, जैसे आरके जैन का आता है। अगर मैं आपको कुछ रेफरेंस बता दूं तो ऑब्जेक्टिव में आरएस खुरमी सर का आता है, आरएस खुरमी ऑब्जेक्टिव फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं तो आरके जैन तो हिमालय है, बनाते रहिए। लेकिन देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये सब साथ साथ आप करते जाइए, क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, कम से कम आपके पास 2 साल समय है कि ब्रांच इंजीनियरिंग और डिप्लोमा भी करते रहिएगा और ये सब साथ साथ में कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही डिप्लोमा या इंजीनियरिंग पास करिएगा, आप पे प्रेशर आ जाएगा कि अब 6 महीना में ही नौकरी लेना है, साल भर हो गया, बहुत प्रेशर, अब नौकरी लेना है। लेकिन जब तक आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में रहिएगा तब तक आपके पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा नौकरी का। आपको रहेगा कि चलो पहले डिप्लोमा मतलब मेन हम कर रहे हैं। लेकिन अगर साथ साथ में ये आधा भी आपने कर लिया, जितना मैंने बताया, बुक पढ़ना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक लगाया, विश्वास करिए आप डिप्लोमा पास होते होते 6 महीना साल भर के अंदर आपका कहीं ना कहीं रिटेन और नौकरी गारंटेड है।
क्योंकि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास होने के बाद इसको करने जाइएगा, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा समय का। जहां कोचिंग में तैयारी कीजिएगा, कंपटीशन, वहां आपके पास समय ही नहीं रहेगा किताब पढ़ने का। तो किताब पढ़ने का और शांति दिमाग से अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का सबसे जो बेस्ट समय होता है वो कॉलेज समय होता है, कॉलेज का पीरियड होता है। उसके बाद तो तरह तरह के इंगेजमेंट और तरह तरह का प्रेशर आता है, जॉब का, नौकरी का, सेटलमेंट का, क्या करें क्या ना करें। तो जो रियल मेहनत करने का समय होता है वो कॉलेज टाइम में होता है। लेकिन हम लोग बीइंग एन इंजीनियर उल्टा समझते हैं कि असली मस्ती का समय कॉलेज ही है। नहीं, तो ये आप मिनिमम 2 स्टेप अपने कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का आप बुक रखिए, एक रेफरेंस बुक। वो सारा पहला पेज से लेके अंतिम पेज नहीं पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। जो जो टॉपिक में उस सेमेस्टर में आपका सिलेबस में टॉपिक दिया है, प्लस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक रखिए पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का, उसको लगाते रहिए। मैंने नाम दिया आरएस खुरमी सर का और आरके जैन सर का, ये 2 ऑब्जेक्टिव बुक। पहले ये छोटा पतला बुक है, कम क्वेश्चन है, आरएस खुरमी लगाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये आपके साथ डिस्कशन रहा कि कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे कमांड करें। पहले हम लोगों ने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज है, कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे दूसरा हम लोगों ने देखा कमांड करें, कैसे अप्रोच करें। अब आप पूछिएगा कि सर हम क्यों कमांड करना चाहते हैं, क्यों मैकेनिकल इंजीनियर को, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कब्जे में करना चाहते हैं? बिकॉज आपका कैरियर स्कोप, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको रहेगा स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि क्या फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या स्कोप है। और मुझे पता है कि बीइंग ए बिहारी और यूपी और नॉर्मल कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आने वाले सभी को कोई हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल हमारी इच्छाएं रहती है। तो गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। और एक बहुत कम इच्छा होती है लोगों की कि प्राइवेट जॉब करें, प्राइवेट जॉब, खासकर मैकेनिकल इंजीनियर के नाते। बिकॉज प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करवाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम पैसा है। लेकिन वही कंप्यूटर साइंस में उल्टा है, कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट में ज्यादा पैसा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा पैसा है, आराम है सरकारी नौकरी में। अगर मैं सरकारी नौकरी में ही आपको बात करूं तो सरकारी नौकरी में भी स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट जॉब की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जॉब की अगर हम लोग बात करें, स्टेट गवर्नमेंट जॉब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो स्टेट के बहुत सारे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आती है। जेई, जेई जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर बहुत लोग लूटता है, अब थोड़ा कम हो गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन कौन डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन डिपार्टमेंट है जेई का? तो एक है वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन, जहां सिंचाई की व्यवस्था है, वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। पीडब्ल्यूडी में भी हमारा रहता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी में भी स्टेट गवर्नमेंट में। रोड में भी रोड एंड कंस्ट्रक्शन, रोड एंड कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन, बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, मेंटेनेंस, मशीनरी का मेंटेनेंस, तो ये कुछ, इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट हो सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको जेई के लिए जॉब निकालती है। सबसे ज्यादा आपका स्कोप है हाई प्रोफाइल तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा वैकेंसी, स्टेट में भी ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में क्या है इसके अंदर बहुत सारा, जितना नाम लीजिए उतना कम। खासकर कुछ मैं हाइलाइटेड आपसे बता देता हूं। जैसे सबसे पहला आप लोग के सेंट्रल गवर्नमेंट में नाम आता है क्या, इसरो में जेई, इसरो में जेई, सब जेई की हम लोग बात कर रहे हैं। डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, रेलवे, आरआरबी, सबसे ज्यादा वैकेंसी, अच्छा जॉब रेलवेज। नेक्स्ट, सबसे इसके बाद ओएनजीसी, बहुत पैसा देता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम गैस कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस कॉरपोरेशन, पेट्रोलियम कर, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब आ जाइए भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, वेरी फेमस एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक बोर्ड है जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम लेता है। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, सेंटर पावर्ड वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर जॉब होता है। एसएससी जेई, डीएमआरसी मतलब मेट्रो वाला, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। ठीक है, वाइजेक स्टील, वाइजेक स्टील, विशाखापत्तनम, ठीक है, विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसके अलावा बहुत सारा ईटीसी, जो मेन फेमस फेमस मैंने आपको बताया, इसमें से ये जो दो चीजें हैं, रेलवे और एसएससी जेई, रेलवे और एसएससी जेई, रेल, इसरो, डीआरडीओ और एसएससी जेई, ये खासकर आपके डिप्लोमा के लिए अच्छी खासी सीट निकालती है, बहुत फैसिलिटी है। मां बाप का नाम रोशन करने का इसरो और डीआरडीओ जैसे, और एसएससी जेई में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में आप चले जाइए, बहुत फैसिलिटी है, पैसे भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का स्कोप। और एक बार आपको पता है गवर्नमेंट जॉब अगर आप ले लिए, लगभग आपका सेंट जो एक हम लोग का इमोशनल अटैचमेंट रहता है फिक्स, शादी ब्याह, बाल बच्चा, फैमिली, मम्मी पापा, सब कोई खुश, आप भी एक रिलैक्स मोड में, लाइफ एकदम शांतिपूर्वक। ठीक है, तो ये कुछ आपका सरकारी लेवल में जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की। हां, प्राइवेट में भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंपनियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट जॉब की अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्राइवेट जॉब की अगर मैं आपसे बात करूं, प्राइवेट जॉब की अगर मैं आपसे बात करूं, प्राइवेट जॉब में तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे कंपनियां हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटी देती हैं, बहुत अच्छे पैसे भी देते हैं, आपको रहने का क्वार्टर फैसिलिटी, मेडिकल, सब कुछ प्राइवेट जॉब में। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो टाटा में, टाटा, जमशेदपुर, टिस्को, जैसे उसका जमशेदपुर का टाटा स्टील कंपनी है, टिस्को में आप चले जाइए, बहुत फैसिलिटी देगा। रिलायंस पावर प्लांट, रिलायंस पावर प्लांट, मुकेश आदित्य, इसकी कंपनी है, मुकेश अंबानी के भाई की, क्या बोलते हैं,
रिलायंस पावर प्लांट बहुत अच्छी कंपनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अच्छा पैसा देती है जूनियर इंजीनियर को। अगर मैं बात करूं जिंदल स्टील, जिंदल स्टील, भूषण स्टील, भूषण स्टील, एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट, वेदांता थर्मल पावर प्लांट, वेदांता, वेदांता, और भी कुछ कंपनियां हैं प्राइवेट, खासकर टाटा और रिलायंस पावर प्लांट। ठीक है, टाटा में अगर आप टिस्को में जमशेदपुर जॉब ले लीजिए, जो वो सरकारी से उसकी कई फैसिलिटी कम नहीं है। टाटा इतना मैकेनिकल इंजीनियर को फैसिलिटी करता है, चाहे जेई हो या सीनियर सेक्शन। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे इसके साथ डील करे, क्या इसका फ्यूचर में स्कोप है, कैसे इसके लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन ये सभी से एक बेसिक बात, सच 100 बात का एक बात है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपने अंडर कवर करने के लिए और इन सभी स्कोप को हासिल करने के लिए और बीइंग ए प्राउड मैकेनिकल इंजीनियर कहलाने के लिए आपको अगर सबसे 2 बेसिक सब्जेक्ट पे आपको अच्छा पकड़ करना पड़ेगा, और सिंपल ये नहीं कि पूरा सब कुछ। अगर आपको मैं बोलूं कि सबसे जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सोल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सोल है, उस चीज को आप पकड़ के रखिए हमेशा, जब भी मौका मिले रिवाइज कर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सोल है, आत्मा है, वो आपको 2 सब्जेक्ट है। अगर 2 सब्जेक्ट पे आपका ठीक ठाक कमांड है, वो भी पूरा नहीं, कौन कौन 2 सब्जेक्ट पे, तो मैथ पे, बेसिक मैथ पे। अगर मैं बात बोलूं तो बेसिक मैथ 11th-12th वाला, बेसिक मैथ प्लस बेसिक फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो फिजिक्स 1 और मैकेनिक्स, इसी में आ जाएगा आपको क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आप 2nd सेमेस्टर में पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो और बेसिक मैथ कौन कौन सा, थोड़ा सा ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बस, पूरा मैथ नहीं, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स और फलना प्रोबेबिलिटी वगैरह कुछ नहीं, बेसिक मैथ। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपको एरिया, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बस यही बेसिक मैथमेटिक्स आपको हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। और फिजिक्स में कौन कौन, जो अप्लाइड 1 फिजिक्स में आप पढ़े हैं, क्या क्या, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा, जो फोर्स को कैसे तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आप हमेशा रिवीजन टाइट रखिएगा। मैथ पे कुछ बेसिक जो मैंने नाम लिया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो 9वां 10वां में पढ़े हैं, थोड़ा सा ज्यामिति कि हाँ पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा सर्किल का थ्योरम प्रमेय, खत्म। उतना ही चाहिए आपको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एंजॉय करके मजा के साथ पढ़ने के लिए। लेकिन जो लोग अगर मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिजिक्स में बिल्कुल ही उनको नफरत है फिजिक्स से, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब भी कभी भी, स्पेशली अगर 3rd सेमेस्टर में अगर आप एंट्री किए हुए हैं, तो आपको ये 2 चीज का रिवीजन एकदम करके तैयार रहना चाहिए। जितना मैंने मैथ में बताया, अगर मैं मैथ का कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बता दूं, तो मैथ के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन,
बेसिक ज्योमेट्री, ज्यामिति, बस बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। और आपको बेसिक मैथमेटिक्स मतलब क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, थोड़ा सा बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगा, मोशन, मोशन पूरा सर्कुलर, 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 रोटेशनल, रोटेशनल, रोलिंग, रोलिंग, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फोर्स, सारा कुछ जितना भी आप इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े हैं, सब कुछ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आपको इतना तो बेसिक तैयार रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो ये रहा आपके साथ कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, आपके लिए क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या उसमें कैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे कमांड कर सकते हैं, कैसे एज ए फ्रेशर शुरुआत कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ना है, क्या बेस्ट समय है आपका डिटेल में पढ़ने के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ें, क्या स्कोप है, फ्यूचरिस्टिक स्कोप, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए क्या बेसिक पहले मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपसे मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन इतना बेसिक चीज अगर आप जानिएगा तब इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में आपको मजा आएगा, आपको क्लियर रहेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। तब जाके आप पैशनेट होके पढ़िएगा, अंधे लकीर फकीर जैसा नहीं पढ़ना है कि पहला पेज किताब का पढ़ना चालू किए लास्ट करेंगे, आंख बंद करके पता नहीं चल रहा है क्या स्कोप है, क्या पूछेगा, कहां से क्वेश्चन आता है। तो ये सब आइडिया मिलेगा क्वेश्चन का आपको जब आप एक बेसिक ऑब्जेक्टिव बुक आप लगाइएगा, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन देखिएगा, तब आपको पता चलेगा क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको कुछ फायदा मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं, और आप इससे कुछ फायदा उठाइएगा, ठीक है, और मेरे लेक्चर को आप लोग अप्रिशिएट करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर सफलता आपको चूमेगी, ठीक है। और किसी ने सच ही कहा है कि तब तक लड़ते रहना है जब तक खून का कतरा कतरा कामयाबी की गवाही की बू ना दे दे, ठीक है। कहां जाएगा, मेहनत करिएगा एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी के तहत, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठाइएगा, और मेरा जो अनुभव था इस क्षेत्र में है, अभी भी मैं अनुभव ले रहा हूं आप लोगों से पढ़ के, सीख के, ठीक है। आपको मेरा अनुभव जरूर हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी।